Assalamu alaikum everyone. Our next topic is growth hormone from endocrinology. इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं एंड इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जाकर लिवर पर एक्ट करता है, वहाँ से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज होता है जिसको हम सोमेटोमेडिन सी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोन्स पर और मसल्स पर जाकर एक्ट करता है क्योंकि अब इसने लीनियर ग्रोथ करवानी होती है और मसल मास की स्टिमुलेशन करवानी होती है। तो बोन पर जाकर एक्ट करेगा तो अमाइनो एसिड अपटेक ज़्यादा करेगा, प्रोटीन सेंसेस ज़्यादा करेगा, डीएनए आरएनए सेंसेस, कंड्राइटिन सल्फेट कोलेजन सेल साइज और नंबर इंक्रीज करवाएगा जिसकी वजह से लीनियर ग्रोथ होगी। इसके अलावा मसल मास को भी स्टिमुलेट करता है, अमाइनो एसिड अपटेक ज़्यादा करवाएगा और प्रोटीन सेंसेस का ज़्यादा करवाएगा। इसके अलावा ये सेल्स पर भी एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पर ये क्या करता है कि ग्लूकोज की अपटेक को कम करता है। ग्लूकोज की अपटेक को कम करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इस वजह से हम इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा ये लिपोलिसिस को भी ज़्यादा करवाता है, यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन को भी ज़्यादा करवाता है। अब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? इंक्रीज़ होती है स्लीप है अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा कर देगा लेवल को। स्ट्रेस की फॉर्म में या पुबर्टी एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब इसकी स्टिमुलेशन को सिक्रीशन को ज़्यादा करवाते हैं। डिक्रीज़ कौन करवाते हैं? एजिंग, ओबेसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन जो है हम इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है, ये सोमैटोस्टैटिन क्या करवाता है? ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसकी सिक्रीशन को कम करवा देता है, इसलिए हम इसको इसकी एक्रोमेगैली या फिर गाइगेंटिज्म की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सेसिव जब ग्रोथ सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा में होती है, तो इसकी वजह से एडल्ट्स में एक्रोमेगैली होती है और चिल्ड्रन में गाइगेंटिज्म। तो उसकी ट्रीटमेंट में हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड, या फिर सर्जरी होती है जिसमें हम पिट्यूटरी को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा ये एक बात याद रखनी है कि ये पल्सेस में रिलीज़ होता है। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस इसकी रिलीज़ नहीं होती है, पल्सेस में रिलीज़ होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को देखें, इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है उसके सुप्राऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, मोर प्रिसाइजली फ्रॉम दी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होता है और वहीं से इसकी सिक्रीशन होती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि इसने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है वाया V1 रिसेप्टर्स जो कि ब्लड वेसल्स में होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ये सीरम ऑस्मोलैरिटी को भी रेगुलेट करता है वाया V2 रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि किडनी में होते हैं। यानी जब सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी ब्लड प्रेशर कम होगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो ये रिलीज़ होगा और फिर ये क्या करेगा, रीनल कलेक्टिंग डक्ट में जाके एक्वापोरिन चैनल्स को इंसर्ट करवाएगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और यूरिन की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसके रेगुलेटर्स भी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ही है प्राइमरीली। ठीक है, जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये रिलीज़ होगा या फिर ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ब्लड वाटर ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा और ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसका लेवल कम होता है, यानी कि ये रिलीज़ ही नहीं होता ऊपर से ही ब्रेन से। और नेफ्रोजेनिक में किडनी में मसला होता है, यानी V2 रिसेप्टर्स में कोई म्यूटेशन होती है तो ADH का लेवल जितना मर्ज़ी ज़्यादा हो वो वहाँ पर जाकर एक्ट ही नहीं कर पाता है, एक्वापोरिन चैनल्स को इंसर्ट ही नहीं कर पाता जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती। तो सेंट्रल में इसका लेवल कम है, यानी ये प्रोड्यूस और सिक्रीट ही कम हो रहा है, जबकि नेफ्रोजेनिक में नॉर्मल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है,
तो अब इसकी ट्रीटमेंट में हम एडीएच एनालॉग देंगे सेंट्रल की ट्रीटमेंट में, क्योंकि सेंट्रल में इसका लेवल कम है। तो नेफ्रोजेनिक में देने का तो फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो पहले ही है, वो तो रिसेप्टर्स की म्यूटेशन हुई हुई है ना। तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिटस में हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जो कि एडीएच एनालॉग है। वो जाके एक्ट करेगा और वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन को ज़्यादा करवा देगा। इसके अलावा नॉकटर्नल एनरेसिस जो बेड वेटिंग है, उसमें भी हम उसके ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वैसोप्रेसिन जो है वो एक पोटेंट वेज़ोप्रेसर है, यानी ब्लड वेसल्स को ये कंप्रेस करता है, कंस्ट्रिक्ट करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़ हो जाता है। ऑर्गन की परफ्यूजन को ज़्यादा करवाता है इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक। ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमने देख लिया था एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ है और फिर इसने मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया है। ठीक है। इसका मेन काम यही होता है जो हमने याद रखना है। ऑक्सीटोसिन जो है इसकी रिलीज करवाता है, जबकि प्रोलैक्टिन इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है ब्रेस्ट में। इसके अलावा एक मेन चीज़ इसकी ये याद रखनी है कि ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल को कम करता है, यानी एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ओवुलेशन नहीं होगी और मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसके एक्सेस लेवल की वजह से लिबिडो भी कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में जब ब्रेस्ट फीडिंग या हो रही होती है, तो उसमें ये एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर रीनल फेलियर है, वो भी प्रोलैक्टिन के लेवल को ज़्यादा करेगा और उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगी। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है, उसमें भी एस्ट्रोजन ज़्यादा है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, उसमें भी ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगी और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें टीआरएच का लेवल ज़्यादा होता है, टीएसएच का लेवल ज़्यादा होता है, वो भी प्रोलैक्टिन के लेवल को ज़्यादा करता है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगी। अब इसका जो मेन इन्हिबिटर है ना, वो है डोपामिन, जो कि बात याद रखनी है। डोपामिन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेगा, इसको इन्हिबिट करता है डोपामिन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकेशंस कुछ ऐसी होती हैं, या चेस्ट वॉल इंजरी हो गई है, निप्पल की स्टिमुलेशन हुई है, तो वो डोपामिन के लेवल को इनहिबिट कर देंगी। जब डोपामिन कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा और मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें इन्होंने यही बताया हुआ है कि प्रोलैक्टिन एंटी से रिलीज़ होता है, इसको डोपामिन इनहिबिट करता है। ठीक है। अब प्रोलैक्टिन अपनी ही सिक्रीशन को भी कम करता है। कैसे कम करता है कि जाके डोपामिन के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा टीआरएच जो है वो भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवा देता है। अब इसमें क्या है कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है, प्रोलैक्टिनोमा है, हमने इसको कम करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डोपामिन का एगोनिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन होता है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करवा देंगे। इसके अलावा डोपामिन के एंटागोनिस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टिमुलेट दी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। ठीक है। डोपामिन एंटागोनिस्ट किस में होते हैं? मोस्ट एंटीसाइकोटिक्स में होते हैं। इसके अलावा मीटोक्लोप्रामाइड भी जो है वो डोपामिन एंटागोनिस्ट है। एस्ट्रोजन जो है वो भी डोपामिन एंटागोनिस्ट है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होता है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में। तो अगर हमने प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, तो हम डोपामिन के एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट को यूज़ करेंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि हम टीआरएच को भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट डोपामिन का स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन पे एज़ कम्पेयर टू टीआरएच, तो इस वजह से फिर हम डोपामिन को ही यूज़ करते हैं।